دا जज फ्रॉम हेल ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि पुलिस उस जगह पर आती है जहाँ पर गाड़ी को आग लगी होती है, पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी जियोंग की है। गाड़ी के पास से उन्हें एक नोट भी मिलता है जहाँ पर लिखा होता है कि मुझे मेरे भाई और बाप मारना चाहता है। उसके बाद पुलिस उसके बड़े भाई टियोंग को बुला लेती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो उससे पूछते हैं कि तुम अपने भाई को क्यों मारना चाहते हो, जिसके बाद वो कहते हैं नहीं, मैं तो उसे नहीं मारना चाहता था। फिर वो कहते हैं तो तुम्हारे भाई ने अपनी गाड़ी के बाहर ये नोट क्यों फेंका था, जिसके बाद वो कहता है मैं खुद भी इस सवाल के बारे में हैरान हूँ। फिर वो उसके बाबा को बुलाते हैं और पूछते हैं उससे यही सवाल, तो वो भी कहता है मैं अपने बेटे को क्यों मारना चाहूँगा, मैं तो अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। फिर जब पुलिस सीसीटीवी की फुटेज देखती है तो वहाँ से उन्हें पता चलता है कि वो दोनों बाप बेटा गोल्फ क्लब में थे जिस वक्त उसके बेटे की डेथ हुई है, छोटे वाले की। जीत दाउन से कहता है कि जियोंग की ऑटोप्सी रिपोर्ट कब तक आएगी, तो वो उसे बताते हैं कि फ्यूनरल के दिन तक आ जाएगी। तो वो उसे कहते हैं ठीक है, फिर वो जब तक आ जाएगी उसके बाद ही हम देखेंगे कि मज़ीद क्या करना है। कैंग जाती है जियोंग के फ्यूनरल पे। टियोंग उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिसके बाद वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें अपने भाई के मरने का कोई अफसोस नहीं है, इसलिए नाटक करना बंद करो। फिर दूसरी तरफ पुलिस को पता चल जाता है कि लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं और उनके थ्रू पता चला है कि जियोंग तो उस गाड़ी में था ही नहीं, बल्कि उस गाड़ी में तो कोई और था, और जो था वो भी कुछ साल पहले मर चुका है, उसकी लाश थी उस गाड़ी में। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि अगर जियोंग उस गाड़ी में नहीं था तो उस गाड़ी में कौन था। इतनी देर में जियोंग पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो कहता है मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ। पुलिस जियोंग के बारे में असेंबलीमैन को कॉल करके बता देती है। जैसे ही उसे पता चलता है वो बहुत हैरान होता है। फिर दूसरी तरफ कैंग और दाउन को दिखाते हैं। कैंग उसे बताती है कि मैं गई थी जियोंग के पास जब मुझे पता चला था कि वो होटल में है। वहाँ पर जाकर मैंने उससे कहा एक जज को किडनैप करने और उस पर हमला करके उसे मारने की कोशिश के जुर्म में तो तुम्हें सज़ा होनी चाहिए थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो वहाँ पर आरुंग और कोमंडू के साथ जाती है और वहाँ जाकर कमरे की तलाशी लेती हैं तो उन्हें वो एक्स मिल जाती है जिससे वो हमला करता है सीरियल किलर। कैंग को पता होता है कि जियोंग सीरियल किलर नहीं है, तो इसलिए वो उससे पूछती है कि मुझे सच सच बता दो कि ये तुम्हारे भाई की है या फिर तुम्हारे बाबा की है, तो वो कुछ भी बताने से मना कर देता है। फिर वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें सब सच बता दोगे तो मैं तुम्हारी माँ का भी बदला ले लूँगी। मैं जानती हूँ कि वो अपनी मौत खुद नहीं मरी, बल्कि उसे भी इसी तरह मारा गया है। लेकिन वो कैंग से कहता है कि मुझे तुम पर कोई भरोसा नहीं है। उसके बाद दिखाते हैं कि कैंग आ जाती है कोमंडू और आरुंग के पास और उन्हें कहती है कि मैं उसे एक डील करने का क्या आई हूँ, अब देखो वो क्या करता है। जियोंग कैंग के कहने के मुताबिक अपने भाई को कॉल करता है और कॉल करके उसे मदद के लिए बुलाता है। वो उससे जगह का पूछता है और साथ ही उसे कहता है तुम परेशान मत हो, मैं आता हूँ। उसके बाद जैसे ही कॉल करती है तो वो अपनी कुछ बंदों को वहाँ पर भेजता है जियोंग के पास। जियोंग इंतज़ार कर रहा होता है। कितनी देर में एक गाड़ी आती है, उसमें टियोंग के बंदे होते हैं। वो उसे गाड़ी में बैठने को कहते हैं, वो उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर उसे पता चलता है कि वो किसी और तरफ जा रहे हैं। वो उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो वो उसे जवाब कोई नहीं देते। फिर वो उसे गाड़ी रोकने का कहता है तो वो गाड़ी भी नहीं रोकते, बल्कि वो उसको मारने की कोशिश करते हैं गाड़ी। इतनी देर में गाड़ी के आगे कोमंडो, कुछ और डेमंस और साथ ही आरुंग आ जाती है। वो गाड़ी रोक देते हैं, बाहर आते हैं और उनको आगे से हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डेमंस होते हैं वो उन पर हमला करते हैं और वो सारे वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। इतनी देर में कैंग भी गाड़ी से निकल आती है और वो जियोंग को कहती है क्यों, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे बाप और भाई तो तुम्हें और पहले से ही मारना चाहते हैं, वो तुम्हारी मदद क्यों करेंगे। फिर वो उससे कहता है कि अगर मैं वाकई तुम पे भरोसा करूं और तुम्हारी बात मान लूँ तो क्या तुम मेरी माँ के कातिल को सज़ा दिलवाओगी, जिसके बाद वो कहती है हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर वो लोग एक आदमी की लाश का इंतज़ाम करते हैं जो कि कुछ दिन पहले मर चुका होता है और उसकी लाश को गाड़ी में रख के आग लगा देते हैं। गाड़ी जियोंग की होती है, इसीलिए पुलिस को लगता है कि शायद ये जियोंग है। जब पुलिस जियोंग से पूछती है कि तुम्हारी गाड़ी में जो आदमी मरा था वो कौन है, तो वो उसे कहता है मुझे नहीं पता। फिर वो उससे पूछते हैं कि ये सब किसने किया, तब भी वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो पुलिस वालों को सीरियल किलर का एक्स देता है और साथ ही कहता है कि मैं भी इस बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि सीरियल किलर को मैं जानता हूँ। फिर वो उसे कहता है तुम जिसके बारे में कह रहे हो कि वो सीरियल किलर है, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, जिसके बाद वो कहता है हाँ मेरे पास इस बात का सबूत भी है, कुछ टेप्स हैं जो कि रिकॉर्डेड हैं। फिर टियोंग के पास उसका वकील आता है और आकर उसे बताता है कि जियोंग जिंदा है और उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और वो ये भी कह रहा है कि वो सीरियल किलर के बारे में जानता है। वो उससे पूछता है कि मुझे मज़ीद बताओ क्या उसने और क्या बताया पुलिस को, तो वो उसे कहता है कि और अभी कुछ भी नहीं बताया पुलिस ने। फिर यहाँ पे पुलिस को पता चल जाता है कि टियोंग जिस जगह के ऊपर दोबारा से कुछ बनाना चाहता था, कोई बिल्डिंग बनाना चाहता था, वो जगह तो इल्लीगली वो ख़रीद रहा था। टियोंग अपने बाबा के पास जाता है और जाकर उससे कहते हैं कि जियोंग ने पुलिस को कोई सबूत दिया है जो कि सीरियल किलर का है, तो वो उसे कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि वो बेसमेंट में तो जा ही नहीं सकता उस कमरे में। फिर वो कहता है अगर ऐसा है तो पुलिस को सेक्स के बारे में क्या पता, जिसके बाद वो कहता है वो तुम जानो क्योंकि कत्ल तो तुमने किए हैं। टियोंग उससे कहता है कि मैंने सारे कत्ल तुम्हारे कहने पर किए हैं, तो वो उसे कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें रास्ता दिखाया था, उस पर चलना ना चलना तो तुम्हारी मर्जी थी, तो ये तुम जानो। फिर वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम चाहते थे कि जिस विला की रीबिल्डिंग हो वहाँ पे काइलून तुमसे गिरा था, तुम उसे ढूंढना चाहते थे, और मैं उस काम को इसीलिए इतना हल्के में ले रहा था क्योंकि काइलून ऑलरेडी मेरे पास है और मैं उसे ढूंढ चुका हूँ।
وہ اسے کہتا ہے کہ کائلوم مجھے دے دو، جس کے بعد وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں تو میں تمہیں اس طرح سے نہیں دوں گا، پہلے تم میرے یہاں سے نکلنے کا بندوبست کرو، وہ بھی خیر خیریت سے، اور سب سے پہلے تم بیسمنٹ میں جاؤ اور جا کر چیک کرو کہ وہاں پہ کیا وہ ایکس ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں پہ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جیسے ہی وہ وہاں پہ جاتا ہے اندر بیسمنٹ میں تو ایک کمرہ ہوتا ہے، وہ اس کمرے میں جا کر جب چیک کرتا ہے تو وہاں پر وہ ایکس موجود نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کمرے میں تو کوئی انسان نہیں آ سکتا، تو جیونگ نے کیسے وہاں سے لیا ہے۔ پھر اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ جیونگ کا کام نہیں ہے، یہ کینگ کا کام ہے۔ وہ باہر آتا ہے اور باہر آ کر جیونگ کو وہ یہی بات بتاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں پر کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا، یہ کینگ کا کام ہے، اور کینگ بھی انسان نہیں ہے، وہ بھی ایک ڈیمن ہے۔ وہ پھر بھی جیونگ سے کہتا ہے کہ تم کائلوم کو میرے حوالے کر دو، لیکن پھر بھی میں تمہارے یہاں سے جانے کا بندوبست کر دوں گا، تم اس ملک سے ہی باہر چلے جاؤ۔ جس کے بعد وہ کہتا ہے میں تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ پھر وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر تم ایسا کرو کہ ایئرپورٹ جاؤ اور وہاں سے نکلنے سے پہلے اسے میرے آدمی کے حوالے کر دینا۔ دوسری طرف کینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ پھر سے ایک مرر لیتی ہے اور اس کے اندر اسی میجک سے جیونگ کا نام لکھتی ہے دیکھنے کے لیے کہ آخر وہ کیا کر رہا ہے۔ پھر اس کو دکھاتے ہیں وہ اپنے آفس میں آتا ہے اور وہاں سے آ کر وہ اپنی گن رکھتا ہے اور پھر ساتھ ہی وہاں سے وہ کائلوم نکالتا ہے جو کہ کینگ بھی دیکھ لیتی ہے، اور اس کو دیکھنے کے بعد ہی کینگ فوراً سے چلی جاتی ہے جیونگ کے پیچھے۔ جیونگ نکلتا ہے وہاں سے، لیکن نکلنے سے پہلے وہ اسمبلی مین اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے کائلوم دکھاؤ، تو وہ اسے کائلوم دکھاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اس کو ہاتھ لگانے لگتا ہے تو وہ گن اس کی طرف پوائنٹ کر دیتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں تم مجھے نہیں مار سکتے کیونکہ میں تمہارا باپ ہوں، تو وہ اسے مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا باپ تو آج سے 25 سال پہلے مر چکا ہے، تم تو کوئی اور ہو۔ پھر جیونگ وہاں سے نکل جاتا ہے ایئرپورٹ کے لیے۔ جیسے ہی وہ ایئرپورٹ پر جاتا ہے تو وہاں پہ ایک لڑکی اسے کہتی ہے کہ آپ کے پاس کچھ ہے جو آپ نے مجھے دینا تھا، تو وہ اسے کہتا ہے میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے، تو وہ اسے زبردستی لینے کی کوشش کرتی ہے اور پھر ساتھ ہی اس کی ٹانگ کے اوپر چاقو مارتی ہے۔ پھر وہ ہنسنے لگ جاتی ہے اور اچانک سے اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ جیونگ ابھی تک گھر پہ ہی ہوتا ہے اور وہاں پہ آگے اس کے ڈیمن کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے کہ میں جانتا تھا کہ یہ ساری تمہاری وشز ہیں اور تمہارے دماغ میں یہ سب کچھ چل رہا تھا، اور میرا یہی تو کام ہے کہ میں انسانوں کے دماغ سے کھیلتا ہوں، اور ویسے بھی تم نے میرے ساتھ اتنے سال گزارے اس لیے میں تمہیں پھر بھی زندہ چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری طرف پولیس کو سیکس کی رپورٹ مل جاتی ہے جو انہوں نے فورینسک کے لیے بھیجا ہوتا ہے، اور انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کے دوران اس کے اوپر ڈیٹیکٹیو کم کا بھی ڈی این اے ملا ہے ان کو۔ کینگ جیسے ہی جاتی ہے اسمبلی مین کے گھر پہ تو سیدھا بیسمنٹ میں جاتی ہے، وہاں پر اسے کچھ خون کے نشان ملتے ہیں۔ وہ جیسے ہی اس کے پیچھے جاتی ہے تو اسے اس ڈیمن کی آواز آتی ہے۔ کینگ جا کر فوراً سے اسے گردن سے پکڑ لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم ہی سیٹن ہو اور مجھے پتہ چل چکا ہے، اور کائلوم بھی اس کے ہاتھ سے لے لیتی ہے۔ وہ اسے مارنے لگتی ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ رکو، تو کیا تم جاننا نہیں چاہتی کہ باقی سب میں نے کس وجہ سے کیا؟ تو وہ اسے کہتی ہے میں کچھ نہیں جاننا چاہتی۔ پھر وہ اسے کہتا ہے کہ تم ہین داؤن کے بارے میں تو یقیناً جاننا چاہتی ہوگی نا، اور اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے۔